इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र की मूसाखेड़ी में एक आदिवासी युवती से छेड़छाड़ और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने वाले युवक की युवती ने चप्पल से पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद करणी सेना के सदस्यों ने आरोपी युवक को आजाद नगर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज के सेमलपानी निवासी शादाब अली पहले 15 दिनों में युवती को परेशान कर रहा था। उसने किसी साथी से युवती का मोबाइल नंबर लिया और फिर युवती को अश्लील मैसेज वीडियो भेजकर परेशान करना शुरू कर दिया था। आरोपी इस युवती से उसका फोटो भी मांग रहा था। वहीं युवती द्वारा करणी सेना के पदाधिकारियों को सूचना दी गई, जहां युवती ने शादाब को मिलने के बहाने मूसाखेड़ी बुलाया। जैसे ही युवक मिलने पहुंचा, फिर क्या था, युवती ने एक युवक शादाब की चप्पल से जमकर पिटाई कर डाली। बहरहाल करणी सेना द्वारा आरोपी युवक को आजाद नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस से अभी तक कोई शिकायत नहीं की है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। करेगा किसी लड़की को मैसेज करेगा, इधर उधर क्यों भाग रहा करेगा, बोल सॉरी बोल करेगा। करना मत किसी के ऐसा जाना। मेरी बहन कैसी हो तू? बहन जैसे नहीं, बहन बन के क्या लड़कियों को फंसाते हो? बहन बन के लड़कियों को फंसाते हो? एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी आइडेंटिफाइड किया गया था। इसमें फिलहाल फरियादिया थाने पर नहीं पहुंची थी, लेकिन चूंकि इसमें जिस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पर प्रिवेंटिव एक्शन किया जाकर उसको उसके आरोपी के खिलाफ, जो कि शादाब नसरुल्लागंज का रहने वाला है, उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। वीडियो में एक युवती मारपीट करती हुई नजर आ रही है, तो उसमें छेड़छाड़ का आरोप लगा, लेकिन चूंकि इस तरह की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं आई है, लेकिन उसको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसके साथ कार्रवाई की गई है। के ही पास बैठा रहा युवक पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर पकड़ा। शहर में शुक्रवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक युवक ने युवती को गोली मार दी और घटना के बाद वो घायल युवती के पास ही बैठा रहा। इस दौरान युवक के हाथ में लोडेड कट्टा था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवक को काबू करना आसान नहीं था। उसने पुलिस पर फायरिंग करने की धमकी दी। हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को राउंड अप कर हथियार जब्त कर लिए। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़का दिमाग से साइको है। ऐसी जानकारी मिली है, जब पुलिस उसको पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस पर कट्टा तान दिया। फिर कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उस पर पत्थरबाजी की गई और भागकर उसको काबू किया। गोली मारने के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनभद्र जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश तिवारी को बीती रात पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई 10 सितंबर की रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक चली। जब ब्रजेश तिवारी ने कारण पूछा तो पुलिस प्रशासन ने साफ कहा वाराणसी नहीं जाना है। इस कार्रवाई पर ब्रजेश तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संस्थानों और पुलिस बल के सहारे राज कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में हुए जनविरोधी आंदोलन से सबक लेना चाहिए कि तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। तिवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी से मोदी जी का डर साफ दिख रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय रॉय के निर्देश पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन सोनभद्र सहित कई जिलों में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। सरकार ने एक बार फिर अपनी तानाशाही और कायराना चेहरा उजागर किया है। कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले को बेहद निंदनीय बताया। अपना परिचय बताइए और आज जो घटना हुई हाउस अरेस्ट की, उस संबंध में क्या कहना है?
मेरा नाम ब्रजेश तिवारी है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी सोनभद्र का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर सभी प्रयागराज जोन के सभी पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वाराणसी में एकत्रित हो। आज मोदी जी का वाराणसी दौरा था। क्योंकि बार बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल जी द्वारा दिया गया है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर आज मोदी जी को, आज वहां की जनता के द्वारा जो आक्रोश है, उनके मतों का जो गलत दुरुपयोग किया गया, उसके विरोध में हम लोग नारे लगाते और उनको इसका एहसास कराना था। लेकिन जिस प्रकार से सोनभद्र प्रशासन द्वारा हम लोग को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया, सीओ ओबरा और कोतवाली प्रभारी और चौकी इंचार्ज ओबरा द्वारा हम लोगों को रात के 1 बजे अरेस्ट किया गया घर के अंदर। यह घोर निंदनीय है। हाँ, और मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूं कि जिस प्रकार से यह प्रताड़ना की जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, यह बहुत गलत हो रहा है। ये सूचना दिए थे कि अचानक ही ऐसे? नहीं, अचानक ही, बिल्कुल अचानक 1 बजे रात को हमारे दरवाजे पर आए और बोले कि आपको वाराणसी नहीं जाना है, हम आपको या तो गिरफ्तार करेंगे या तो आपको यहीं पे नजरबंद करेंगे। तो क्या जिले के सारे जो कांग्रेस के नेता थे उनको अरेस्ट किया गया था? हाँ जी हाँ। और जिस प्रकार से वीडियो आ रही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के घर पे भी लोग पहुंचे थे, हमारे जिला अध्यक्ष और जो भी जिले के बड़े पदाधिकारी हैं सभी को अरेस्ट किया गया है। कल रायबरेली में राहुल गांधी जी की यात्रा पर भी बीजेपी ने अपने तरफ से रोक लगाई थी, तो उस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक पूरी तरह से बीजेपी की हताशा नजर आ रही है। जिस प्रकार से चारों ओर राहुल गांधी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, वह बीजेपी की हताशा है। ये मोदी जी की मां का अपमान को लेकर और ये सब मिथ्या बातें हैं, झूठा इल्जाम, ये हमेशा से बीजेपी का काम रहा है। झूठ बोलना, जनता के बीच में हमेशा भ्रम फैलाना, जाति को लेकर, धर्म को लेकर हमेशा भ्रम फैलाती आ रही है। इस बार भी उन्होंने भ्रम फैलाया है, लेकिन जनता एक बुरी तरह जान चुकी है राहुल गांधी एक सच्चे नेता है, जननायक है और पूरी तरह आज जनता उनका साथ दे रही है। उसी जिस प्रकार से वो लंबी भीड़ लेकर अपने रायबरेली और अमेठी की जनता से मिलने जा रहे थे, वो एक इनके अंदर हताशा नजर आई और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से भीड़ को रोकने का काम किया गया, उनकी सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगा है। मैं तो कहता हूं ये बहुत राहुल गांधी की सुरक्षा पे प्रश्न है कि कल कुछ दुर्घटना घट सकती थी। आप अभी जो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को लगा रहे हैं कि आरोप जो बीजेपी के लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से किसको नुकसान हो सकता है? सीधे तौर पर मोदी, योगी, अमित शाह को नुकसान है। क्योंकि देखिए, उनका सीधा निशाना बीजेपी में क्योंकि किसी चीज को, उनकी नीतियों का विरोध है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थानों को अपने साथ मिलाकर यहां गमन कर रही है, वोट चोरी कर रही है, चुनाव को चोरी कर रही है। राहुल जी सीधे चाहते हैं कि जनता का मत देश के हित के लिए काम आए जनता द्वारा, लेकिन जिस प्रकार से वोट चोरी करके ये चुनाव को जीत रहे हैं, जिस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं चुनाव आयोग को, उनके चुनाव आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिस तरह की गलत बयानबाजी की जा रही है, यह घोर निंदनीय है। अब मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीजों को वाकई राहुल गांधी द्वारा पूरे देश के अंदर घूम घूम के इसका प्रचार किया जा रहा है कि जनता जागरूक हो। वाराणसी से ही कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, तो इस हाउस अरेस्ट के बाद जो है क्या रणनीति बन रही है आपकी? देखिए, हाउस अरेस्ट के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का सीधा निर्देश है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हालचाल लिया कि कहीं कोई दुर्घटना तो किसी प्रशासन शासन द्वारा नहीं की गई, और उसके बाद उन्होंने एक निर्देश किया है कि कहीं भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित न हो, उनको कहीं भी उनका मनोबल नीचा न पड़े। इसलिए उन्होंने सबसे आग्रह किया है कि सब लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और राहुल जी के आंदोलन को आगे लगातार बढ़ाते जाएंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ चरस तस्कर को करोड़ों रुपए की चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी नेपाल से सस्ते दामों में चरस लाकर इंदौर में सप्लाई करने का काम कर रहा था। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पिछले 1 महीने से चरस तस्कर की रेकी कर रही थी कि इंदौर का चरस तस्कर नेपाल गया हुआ है और नेपाल से करोड़ों रुपए की चरस लेकर इंदौर ट्रेन से आने वाला है, जिस पर क्राइम ब्रांच द्वारा संदिग्ध की चेकिंग करते हुए
पोलो ग्राउंड पुल के पास MR4 रोड पर एक व्यक्ति लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने के बाद पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम साकिर हुसैन होना बताया। आरोपी शाकिर के कब्जे से पुलिस ने 2 किलो 25 ग्राम चरस जब्त की, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ करने पर बताया गया कि नेपाल से इंदौर चरस लाकर सस्ते दामों में जल्द अमीर बनने की नीयत से अवैध मादक महंगे दामों पर नशे के आदि लोगों को इंदौर शहर में बेचने का कार्य करना कबूल किया है। बड़ी बात यह है कि चरस तस्कर शाकिर के बेटा समीर भी पिछले दिनों 61 ग्राम MD ड्रग्स के साथ पकड़ा जा चुका है। संभवतः समीर द्वारा पूछताछ में ही शाकिर द्वारा नेपाल से चरस लाना बताया गया है। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। क्या कार्रवाई? अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और सभी थाने और ये क्राइम ब्रांच मिलकर ये काम कर रहे हैं। जैसे कि थाने ने अभी बाणगंगा थाने के द्वारा 20 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ी गई है। इसी प्रकार क्राइम ब्रांच एक महीने से एक टारगेट पर लगी हुई थी, जिसमें पता चला था कि जो चंदन नगर में रहने वाला नेटवर्क उर्फ साकिर, जो कि लगभग 60 वर्षीय वृद्ध है और इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि वो गांजा और चरस से सप्लाई करता है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। तो लगातार टीमें लगी हुई थी और इसी तारतम्य में सूचना मिलने पर अभी 3 दिन पहले एक समीर शाह को, जो कि इसका लड़का था, समीर शाह को पकड़ा गया था। उसको साथ एक 61 ग्राम MDMA ड्रग मिला था। तो इसी तरह लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी। ये पता चला था कि कहीं ना कहीं से बाहर से लेकर आता है चरस। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम 1 महीने से नजर रखी हुई थी और लगातार मुखबिर काफ़ी जो सूचना काफ़ी पुख्ता थी, उसके द्वारा बताया गया कि मोतिहारी गया है। तभी जो टीम हमारी लगातार उसको फॉलो कर रही थी और फिर पता चला कि वो जो अवध जो ट्रेन आती है उसके ट्रेन से आ रहा है। फिर दूसरी ट्रेन उसने चेंज की, लगातार उसने कई ट्रेनें चेंज की और जब तक हमारी टीम ने फॉलो किया तो रेलवे स्टेशन पर पास कोई नहीं मिला। लेकिन हमारी बैकअप पे टीम लगी हुई थी, क्योंकि हमें पता था कि ये रेलवे स्टेशन से अपने घर जाएगा चंदन नगर। तो हमने 4 टीमें लगातार लगा रखी थी। तो ये पोलो ग्राउंड के पास से एक व्यक्ति को, जो शाकिर उर्फ नेटवर्क को पकड़ा और इसकी उम्र 60 वर्ष है। इसके कब्जे से लगभग 2 किलो 225 ग्राम के करीब चरस मिली है और इसके खिलाफ 8 बड़े 20 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसके खिलाफ 1 दर्जन अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है और इसमें जिसमें कि NDPS गांजे में भी है, पूर्व में सब गांजा सप्लाई में भी 2 बार बंद हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, चरस काफ़ी महंगा ये अवैध मादक पदार्थ है, काफ़ी मेहनत से बनता है। वो एक दिन में अगर उसको जो आपका जो कैनाबिस सटाइवा होता है, गांजा होता है, उसके जो फल होता है, उसके लगातार रगड़ने से जो रेजिम निकलता है, जो तरल द्रव्य निकलता है, उसको लगातार पर डे में अगर एक व्यक्ति उसको सुबह से बनाना शुरू करेगा तो लगभग 10 ग्राम के करीब वो बना पाता है। इसलिए काफ़ी कॉस्टली होता है। ये डिपेंड करता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है। जहाँ तक जो इसकी ओरिजिन की बात है, इनके द्वारा जो पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि नेपाल मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से वो लेकर आया है। मोतिहारी वाले लोग इसको नेपाल से लेकर आते हैं और नेपाल की ओरिजिन का जो ये चरस है उसमें पूर्व में भी पकड़ी गई है। तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी कीमत बताई गई है वो 30 लाख से लेकर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। ये डिपेंड होता है कि इसमें चरस में कितनी शुद्धता है। शुद्धता के हिसाब से इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय होती है। फिलहाल 2 किलो 225 ग्राम चरस को लेकर साकिर के खिलाफ NDPS एक्ट 8/20 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसके द्वारा ये बताया गया है कि किस किस के इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं और ये यहाँ पर आकर इनकी चरस की एक जो गोले बनाकर, एक गोले को एक गोला लगभग 10 ग्राम का होता है, 1 तोले का होता है और एक गोले को लगभग 15 से 20 हज़ार में बनाकर वो बेचता है। और इस तरह से वो बहुत कम कीमतों में वहाँ नेपाल बॉर्डर से लेकर आकर, मोतिहारी से लेकर आकर यहाँ पर वो ये करता है। चूँकि इससे पहले समीर शाह को भी पकड़ा गया है, जिससे 61 ग्राम MDMA ड्रग्स निकला है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली के कई लोग इसमें इस जो अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं। और इसमें टीम में सब ACP देवेंद्र ध्रुवे और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान के साथ लगातार सब ASI मंगल सिंह और उनकी टीम ने 1 महीने तक इसको लगातार क्लोजली वॉच किया, तब जाकर ये सफलता मिली है। और इसमें पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इनको नगद इनाम देने की घोषणा की। सर, एक कीमत है 14 किलो चरस की, क्या एक कीमत है? क्या जैसा कि मैंने बताया, कीमत इसकी शुद्धता पर निर्भर करती है। और चूंकि इंटरनेशनल मार्केट चूंकि अवैध होता है, वैध कहीं भी नहीं होता ये अवैध मादक पदार्थ। तो इसमें जब जो पूर्व में भी जो पकड़े गए हैं तो उसमें नेपाल ओरिजिन की जो चरस है उसकी कीमत पर केजी 30 लाख से 50 लाख के पर केजी आकी गई। मौसमी बीमारी के कारण अलीराजपुर जिले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोजाना जिला अस्पताल में करीब 1100 से 1200 मरीज इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने मरीज की संख्या को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रकाश ढोके खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों को देख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों से सावधानी बरतने की अपील की है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पताल में मरीज आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जिला अस्पताल में भी पिछले महीने 1.5 महीने से मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। लगभग 1100-1200 के करीबन प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मरीज एक्सीडेंट और ऐसे गंभीर प्रकृति के भी आते हैं। पर जिला अस्पताल में सारे डॉक्टर्स समय पे ओपीडी में बैठ रहे हैं। मैं स्वयं भी ओपीडी में मरीजों को देखता हूँ, इमरजेंसी में आके मरीजों को देख रहा हूँ। किस तरह की अव्यवस्था नहीं है, हमने अच्छे से मोर्चा संभाल रखा है और सभी मरीज सभी पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सबका हम प्रॉपर इलाज दे रहे हैं। वर्षा के साथ परंपरागत लोक नृत्य से किया गया मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम का स्वागत। राम मंदिर गेट से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट तक जगह जगह उनके स्वागत की है व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री का रेड कारपेट वेलकम किया। अपने परिवार और 30 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। रामलला के दरबार अयोध्या अपडेट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम पहुंचे राम मंदिर परिसर। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक कई स्थानों पर लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हुए विदेशी मेहमान का स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में किया दर्शन पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रामलला की आरती उतारी। आलोट ग्राम पंचायत माल्याताल के अंतर्गत ग्राम में वर्तमान में एक शराब दुकान स्थित है। उक्त शराब दुकान पर आए दिन विवाद होते रहते हैं। शराब दुकान व्यापारी द्वारा आए दिन ग्राम वासियों से लड़ाई झगड़ा किया जाता है, जिससे कि ग्राम का माहौल पूर्ण रूप से बदल गया है। बीती रात्रि को भी उक्त शराब दुकानदार द्वारा बिना कारण ग्रामवासी से लड़ाई झगड़ा किया गया, जिस पर ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस थाना ताल में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट करने जाते वक्त करवार खेड़ी रोड पर ग्राम के व्यक्तियों को रोककर शराब दुकानदार द्वारा उनके साथ मार पिटाई की गई। वहीं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि मदन लाल पवार पर भी धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे उनके सिर पर भी 8 टाके आए। यह बात ग्रामीणों ने एसडीएम को बताते हुए उचित कार्रवाई की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि शराब ठेके के दुकानदारों द्वारा की जा रही इस प्रकार की मनमानी तथा आए दिन किए जा रहे लड़ाई झगड़ों के विरुद्ध समस्त ग्रामवासी एकजुट हैं और गांव से शराब दुकान हटाना चाहिए, वरना वहां पर कोई बड़ी घटना हो सकती है। सभी ग्रामीणों महिलाओं एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने एसडीएम रचना शर्मा को उक्त घटना से अवगत करवाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और 1 सप्ताह में गाँव से शराब दुकान हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ताल थाने पर शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे शराब दुकानदार के हौसले बुलंद है और आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी, मैं ग्राम पंचायत माल्याताल से सरपंच मदन लाल नायक और मेरी पंचायत के अंदर 2 गांव आते हैं, माल्याताल माल्याखेड़ा। माल्याखेड़ा और माल्याताल के बीच में एक लाइसेंसी दुकान है शराब की, जो
वहाँ पे आए दिन झगड़े होते रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। इससे पहले भी थे ठेकेदार वहाँ पे, कभी झगड़े नहीं हुए वहाँ पे, और कभी इतना बड़ा मामला नहीं हुआ वहाँ पे। इससे पहले भी थे, वो चला के गए बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। झगड़े क्यों होते हैं? और झगड़े क्यों होते? छोटी छोटी बातों को लेकर। शराब पिए हुए लोग रहते हैं वो। उन्होंने रात को खाली एक बियर मांगी उनसे जाके 11:30 बजे, लड़के ने जाके बियर मांगी, तो उसने अंदर से आवाज़ लगाई मैं बियर नहीं दूंगा अभी रात को। तो उसने बोला मैं घर पे कार्यक्रम है और अब नहीं आऊँगा, मैं लास्ट बियर दे दो मेरे को। बोला कि नहीं दूंगा, गाली गलौज शुरू कर दी उसने अंदर से, और गश्त वालों को बुला लिया और उसके साथ में मारपीट करवा दी। उसके बाद में उसके पिताजी, वो उप सरपंच अभी वर्तमान में, उसके पिताजी गए, उनके साथ में मारपीट करी। मेरे पास खबर पहुंची, मैं घर पे सो रहा था, मैं गया उठ के, इतने में वो गाड़ियाँ लेके निकल गए, और पीछे पीछे ये 2-4 जने रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे थाने में। तो मैं भी गया पीछे पीछे। अब उन्होंने क्या करा, आगे जाके उनकी गाड़ियों को कांच फोड़े क्या मालूम शायद, और वहाँ पे जाके ने करवाखड़ी रोड पे रोकी और लट डंडे निकाले, इनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। मैं गया पीछे से, और 2-3 जने भग गए। एक जना वहाँ पे उनके हाथ में था, उनको मार रहे थे। मैं गया समझाने, मैंने कहा भैया मैं समझाना आया और मैं वहाँ का सरपंच हूँ, मैं समझाना है। मेरी बात भी नहीं सुनी और मेरे साथ में मारपीट शुरू कर दी उन्होंने लाठी डंडों से, और क्या मालूम धारदार हथियार से मारी, तो 8 टाँके आए मेरे सिर। थाने में रिपोर्ट करिए आप लोगों ने? हाँ, थाने में रात को टाइम ही हो गई थी रात को। अब यहाँ पर आए, आप क्या कार्रवाई चाहते हो? हम अब मेरी बात सुनो, एक मिनट। पूरी ग्राम पंचायत के वासी बड़े आक्रोश में है, और इनका कहना ये ठेका यहाँ पे नहीं रहे, और रहेगा तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। इनसे सुन लो, कुछ भी हो जाएगा। नहीं, अभी आपने बताया कि कुछ लोगों ने मैडम, सरपंच और उप सरपंच ने ताल थाने में कुछ शिकायत करवाई है, क्या है पूरा मामला? ताल थाना क्षेत्र का मामला है। इसका ताल थाना क्षेत्र गांव है माल्या खेड़ी। उसमें रात में करीब परसों रात में 12 बजे, रात के 12:30 के लगभग, जो सरपंच और उप सरपंच हैं उनको कुछ लोगों ने मारपीट की थी। अज्ञात के खिलाफ रात में FIR कर ली गई थी। फिर कल जो है 4 आरोपियों को उसमें CCTV के आधार पर अरेस्ट भी किया गया है। 3 आरोपी अन्य और हैं जिनको CCTV के आधार पर पहचान करके अरेस्ट कर लिया गया। मुख्य आरोपी कौन हो सकता है? मुख्य आरोपी उसमें 3 हैं। एक बहन सिंह मुख्य है, जिसमें पहले से भी 2 अपराध हैं उसके ऊपर, और बाकी के नाम प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है उसे? प्रथम दृष्टि मारपीट का ही मामला है। इनका जो शराब को लेकर मामला था कि वो दुकान पर गए थे लेने शराब, और फिर नहीं दी चूँकि दुकान लेट गए थे ये लेने, उसको लेकर मामला हुआ था। फिर आगे चल के इनका कुछ कहा सुनी हुई तो झड़प हुई, फिर उसमें मारपीट के मामला सामने आया सरपंच से। ठीक है। देश में अब तक कैदी फरार होने का मामला सामने आता था, लेकिन उप जेल के सहायक जेलर सहित हेड कांस्टेबल और 2 प्रहरी फरार हो गए। ऐसा ही मामला खरगोन जिले के महेश्वर उप जेल के सहायक जेलर बुद्धि विलास आरक 2 माह से फरार है। सहायक जेलर सहित जेल के एक हेड कांस्टेबल और 2 प्रहरियों पर 9 mm पिस्टल और 25 जिंदा राउंड गायब होने के मामले में FIR दर्ज हुई थी। सहायक जेलर बुद्धि विलास आरक का तबादला होने पर चार्ज के लेने के दौरान मामले का खुलासा हुआ था। विभागीय जांच में सहायक जेलर बुद्धि विलास आरक सहित अन्य 3 जेल कर्मियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी। पिस्टल गायब होने का गंभीर मामला छिपाने के आरोप लग रहे हैं। ASP शकुंतला रोहल ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस से एक आरोपी की जमानत हुई है।
मुरैना जिले में प्रशासन की नाकामी के चलते भूमाफिया बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। कहीं गोलियां चलती हैं तो कहीं लाठी डंडे, कई लोगों की जान तक चली गई। उसके बाद भी भूमाफियाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मुरैना जिले में आने वाले काजी बसई गांव में 65 बीघा जमीन का घोटाला उजागर हुआ है। काजी बसई गांव में 4 पीढ़ियों से चली आ रही औकाफ की 65 बीघा जमीन को इकबाल अहमद ने पटवारी, आरआई और तहसीलदार से साठगांठ करके अपने नाम करा लिया है और भूमि स्वामी बनकर उस जमीन को बेचते जा रहे हैं। जब इस जमीन घोटाले का गांव वालों को पता चला तो उन्होंने पुराना रिकॉर्ड निकाला, जिससे पता चला पुराने कागजों में जमीन नियमानुसार जिन व्यक्तियों के नाम थे उनके नाम बोल रही थी, लेकिन 2017-18 के कागज जब निकाले गए तो जमीन इकबाल अहमद ने नाम बोलने लगी, जिससे पता चलता है राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर बड़े स्तर पर घोटाला किया है और कागजों में हेरफेर कर जमीन इकबाल अहमद के नाम कर दी गई है, जबकि पुराने कागजों में ये सिर्फ साफ आदेश है कि जमीन की बिक्री नहीं की जा सकती। इसके बाद भी इकबाल अहमद द्वारा लगातार ये जमीन बेची जा रही है। जब गांव वालों को इसका पता चला तो 15-20 आदमी जनसुनवाई में मुरैना कलेक्टर अंकित आस्थाना से मिले और पूरा मामला बताया। उस पर मुरैना कलेक्टर अंकित आस्थाना का ये कहना है कि इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच की जा रही है। गांव वालों का कहना है कि हम कलेक्टर सर से ये निवेदन कर रहे हैं, इस जमीन की बिक्री पर रोक लगाई जाए, जिससे जांच होने तक की ये जमीन बेची नहीं जा सके। अब देखना ये है कि मुरैना जिला प्रशासन कब तक इसकी जांच करता है और इतने बड़े घोटाले पर कार्यवाही तक की जाएगी, सोचने वाली है बात। जब आदेश में साफ साफ लिखा है जमीन बेची नहीं जा सकती, तो फिर जमीन का भूस्वामी इकबाल अहमद कैसे बन गया और जमीन कैसे बेच रहा है, ये सोचने का विषय है। इससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पटवारी, आरआई और तहसीलदार की मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला किया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। ये कौन सा गांव है? काजी बसई, जिला मुरैना। क्या मामला है जमीन? ये जमीन 65 बीघा है, जिसमें पूरी लैंड, इसमें से कुछ जमीन बिक्रे होके पहले नाम हो चुकी है। उसके बाद में फिर एक आदमी व्यक्ति ने, इकबाल अहमद ने, पूरी जमीन को पटवारी, आरआई, तहसीलदार, इन लोगों से षड्यंत्र से अपने नाम पे भूस्वामी बन के आ गया। 2022 में हम लोगों को पता नहीं चला। हम लोग थे भोपाल में, भोपाल से आने के बाद में अपने खेतों को जोतने आए, बाजरा बो कर गए। बोने के बाद में फिर आए खेतों पे बाजरे को देखने के लिए, तो हमें पता चला कि पूरी फसल पे इसने अपने नाम करा ली। थाने में FIR डाल के आ गया और थाने से भी मेरे पास फोन आ चुका है। उसके बाद में थानेदार ने मुझे बोला क्या नाम है, खेत पे मत जाना इसको जोतने के लिए, इकबाल अहमद की को। तो मैं लगता है माता बसैया। और फिर हमने इसके बाद में कलेक्टर साहब और अपर कलेक्टर साहब और SDM तीनों को आवेदन दे के आए हैं। उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके पास 3 बार जा चुके हैं। वो बोलते हैं कि आगे कार्रवाई चल रही है आपकी। मैंने 181 पे भी संपर्क साधा हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं ये चाहता हूँ कि ये जमीन इसमें मेरी अकेले की नहीं है, पूरे गाँव की जमीन है। 40-35 लोग हैं अभी काबिज इस जमीन पे और हम हाथ पर कर सकते हैं। औकाफ डिपार्टमेंट की जमीन है ये, और सबको वापस दी जाए, जैसे इसके खसरों पे से नाम हटाए जाए। तो अभी स्टे इस पे लगी है या नहीं लगी? मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया, 2-3 बार आवेदन लेके। 17-18 लोग गए गांव के, शुक्रवार के दिन में और मंगलवार को, सब मतलब कोई दिन नहीं छोड़ा। कलेक्टर साहब के पास 3-4 बार होके आ चुके हैं हम। तो विक्रय हो रही है जमीन? जी, अभी रजिस्ट्री हुई है 24/6 में और इसके बाद में हुई है 23/7 में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं? काजी बसई। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जब से पैदा हुए तब से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, जमीन का जो मामला है, क्या विवाद है इस पे? जमीन का मामला हमारे अब तो क्या करते चले जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। अब न जानो उसने क्या करवा दिया है, हमसे चलाई जा रही है। इसी रोक लगाई है, हमारी जमीन हमें दिया है। छीनी जा रही है, इसके लिए किसी को आवेदन दिया कलेक्टर को? हाँ, कर आवेदन दिया है। क्या बोल रहे हैं वो? अब वो बोल रहे हैं कि कर रहे हैं हम इंतजाम। अच्छा, क्या चाहते हो आप प्रशासन से? हम जमीन चाह रहे हैं अपनी, हमारे पास परेशान कहाँ से हुआ बच्चों के लिए। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। ये कौन सा गांव है? काजी वसई। क्या मामला है? मामला ये है, हमारे ये पुरखों की जमीन जो कि उसकी थी, औकाफ डिपार्टमेंट की, एक व्यक्ति इसको जो है मतलब इसको बेच रहा है, जबकि ये सारी जमीन जो है हम सब बुजुर्गों की है, पूरी गांव की है ये वाली जमीन। और इसके बारे में हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। कलेक्टर साहब ने जो ADA साहब को दे दिया और AD साहब इसकी जाँच करा रहे हैं, और लेकिन अभी तक इसकी कोई अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब बोले हम इसकी जाँच करा रहे हैं। तो कोई जांच की हुई है अभी जांच अभी तक कोई नहीं हुई है। पटवारी आया था, वो कागज हमसे लेके चला गया। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या ये चाहते हैं कि हमारी जमीन को रोका जाए, बेचने से रोका जाए, जो कि अभी बिक रही है साहब। तो ये कैसे है आपकी जमीन है, कैसे प्रमाण? ये हमारे पुरखों ने, हम 4थी पीढ़ी हमारी, जब से हम इसको जोतते चले आ रहे हैं। बशीरुल्लाह के समय से आज तक हम अपने जो है हर कोई यही सबकी
3 पीढ़ियों से। तो अब किसके नाम में होगी क्या? अब ये इकबाल अहमद ने अपने नाम से यानी किस तरीके से करा लिया ये हमको नहीं मालूम है। नाम है आपका? नबी मोहम्मद। क्या मामला है? कौन सा ये गाँव है? जमीन काजी से गांव है, ये जमीन औकाफ की है और ये लगातार बेचता चला रहा है। कौन बेच रहा है? इकबाल अहमद। कैसे बेच रहा है? जब जिसने नाम करा लिया, पता नहीं कैसे करा लिया अपने नाम। तो आप क्या चाहते हैं? अब जो चाहते हैं ये सब हमारे पालन पोषण कैसे होगा, ये जमीन हमारी चली जाएगी। तो आपकी जमीन कैसे है, क्या है? हमारे दादा परदादा बाप हमारे जोते आ रहे, 4थी पीढ़ी है इसमें। आप भी इसी पे इसी जोते हैं, अभी भी जोत रहे हैं। तो अब उन्होंने मना कर दिया आपको जोतने? हाँ, मना कर रहा है। मामला है? मामला साहब ये जमीन का है, पुरखों से हमारी जमीन जोतते चले आ रहे हैं। अब जो है तो पता नहीं किस तरीके से जो है तो नाम करा लिए और जो है तो हमें जो है तो बाजरा काटने की भी कह रहा है और जोतने की भी कह रहा है। इसलिए जो है तो यही जमीन है हम पे और जो है तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, इसलिए जो है तो हमारी ज़मीन पे जो है तो रोक लगाई जाए, बिक्री से रोक लगाई जाए और इसकी स्टे दी जाए ताकि वो दूसरा आदमी जो है तो न जोत सके। कितनी जमीन है? कितनी बीघा जमीन होगी? ये जो है करीब 62 बीघे 63 बीघे जमीन के करीब है और इसमें से जो है तो कुछ हो गए तो नाम इसने रजिस्ट्री कर दी है और कुछ जो है तो रह गए हैं। अब रह गए हैं तो उनकी जो है तो वैसे जो है तो जोतना जा रहा है। और अब अगली खबर, मिर्जापुर में रील बनाने का खुमार लोगों के सिर ऐसे चढ़ा हुआ है कि इन्हें इसके सिवाय न कुछ दिखाई दे रहा है और न ही कुछ समझ आ रहा है। लोग रील के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार बैठे हैं। वायरल होने की होड़ में सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कपड़े पहनकर रील बनाना हो या फिर ठुमके लगाकर दिखाना हो, इनसे कोई भी कर्म बाकी नहीं रह गया। अब इस रीलबाज लड़की को ही देख लीजिए जो वायरल होने की खुमार में भी सड़क पर ही डांस करते हुए रील बनाने लगी। लड़की का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल हो रहे वीडियो में लड़की को सरेराह बीच सड़क पर भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाते हुए देखा जा रहा है। लड़की जीन्स टी शर्ट पहने कैमरे के सामने सड़क पर नाच रही है। आसपास वाहनों से गुजर रहे लोग लड़की को डांस करते देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग सड़क पर खड़े होकर लड़की का डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ लोग लड़की को डांस करते हुए अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। लड़की सरासर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रही है। इसके अलावा अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डाल रही है। ऐसे में अगर किसी भी प्रकार का सड़क हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी लड़की की होगी। लेकिन इतना सोचना किसे है जब सिर पर रील का खुमार चढ़ा हो। वीडियो मिर्जापुर जिले के कंचवा थाना क्षेत्र के कंचवा क्रिश्चियन तिराहे का बताया जा रहा है। कंचवा क्रिश्चियन तिराहा रील मेकर्स का नया हॉटस्पॉट बन गया है। वहाँ आए दिन लड़के लड़कियां अपने वीडियो शूट करने पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर खंडवा जिले के भी सहकारिता समिति कर्मचारी अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर 8 सितंबर से कलम बंद हड़ताल पर कर रहे हैं। खंडवा जिला सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मिश्री लाल पटेल ने बताया कि 60% संस्था कर्मचारियों का जिला बैंक में चयन प्रक्रिया के माध्यम से समिति प्रबंधकों की कैडर भर्ती आज तक नहीं हुई। वहीं अक्टूबर 2023 से उचित मूल्य दुकान प्रति विक्रेता 18 माह 54,000 रुपए जिले के विक्रेताओं के खाते में आज तक जमा नहीं हुए, उन्हें तत्काल जमा किया जाए। वहीं जिले के समस्त पैक्स संस्थानों में श्रीमान आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक महोदय के द्वारा आदेश अनुसार बढ़ा हुआ वेतन जिले के कर्मचारियों को नहीं प्राप्त हो रहा है, उन्हें तत्काल भुगतान किया जाए। इन तीनों मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय खंडवा के बाहर हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश के 55,000 सहकारिता कर्मचारी भोपाल में धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। सहकारिता कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद सरकारी समितियां बंद हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, वहीं राशन की दुकानें भी बंद हैं, जिससे राशन उपभोक्ताओं को भी भारी परेशानियां हो रही हैं।
अभी तक ऐसी क्या देखिए, जब भी हम लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया, ऐसा नहीं है कि विगत 10 वर्षों में कुछ मिला नहीं। जब भी आंदोलन हुआ कुछ न कुछ एक आध कदम हम ज़रूर आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है या कहना है या शासन से मांग है कि जब तक हम 100 कदम पूरे नहीं पूर्ण करेंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। रही बात ये आंदोलन जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसमें हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 60% जिला सहकारी बैंकों में संस्थाओं से सहायक समिति प्रबंधकों की बैंक कैडर में भर्ती होना है, जो आज तक ये बैंकें हैं कहीं भी वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। दूसरी हमारी एक मांग है कि अक्टूबर 2023 में पीएस सहकारिता के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को वर्तमान में प्राप्त हो रहे पारिश्रमिक मानदेय के अलावा 3000 रुपये प्रति दुकान प्रति माह देने का आदेश हुआ था, जो राशि आज तक खंडवा जिले के किसी भी विक्रेता के खाते में या संस्था के खाते में प्राप्त नहीं हुई। ये एक प्रमुख मांग थी। तीसरा, 25 जुलाई 2024 को शासन के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें 1/11/2019 के सेवा नियम से जो कर्मचारियों को कम वेतन प्राप्त हो रहा है, उनको बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारी सेवा नियम 2019 के तहत दिया जाए। वो आज भी खंडवा जिले में लागू नहीं हुआ, क्योंकि शासन स्तर से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भोपाल से आदेश तो जारी कर दिया जाता है, किंतु जिला स्तर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। इस कारण हमारे टैक्स के कर्मचारी बहुत परेशान हैं, और इसीलिए हमारे महासंघ भोपाल ने यह निर्णय लिया कि जब तक प्रत्येक जिले में बढ़ा हुआ वेतन 60% कैडर भर्ती और विक्रेताओं का जो 18 माह का 54,000 रुपये 3,000 प्रति माह के हिसाब से रुका हुआ है, शासन जब तक ये पैसा ये कार्रवाई नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन चूँकि हमारा एक सांकेतिक आंदोलन है, जो 8 जुलाई से 8 सितंबर से 25 सितंबर तक का है, और 26 सितंबर को प्रदेश के पूरे 55 जिलों के 52 जिलों के 55,000 कर्मचारी भोपाल कूच करेंगे और वहाँ एक जंगी प्रदर्शन करेंगे। नहीं, अभी तक कोई महासंघ के पदाधिकारियों को शासन की तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई है, ताकि मांगों पर विचार किया जाए। अब 8 सितंबर से 5 सितंबर को जिले में एडीएम साहब ने हम लोगों को बुलाया था और हमसे मांग पत्र के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये शासन स्तर का मामला है, हम भी शासन को चिट्ठी लिखेंगे और आपकी समस्याओं से अवगत करना। राजगढ़ में महिला को हुई अजीबोगरीब बीमारी, डॉक्टर्स भी हैरान। 60 से 70 रोटी खाने के बाद भी कहती है मैं वीकनेस से परेशान हूँ। डॉक्टर्स का कहना दिमागी बीमारी इलाज कराकर परिजनों के पास पैसा खत्म कैसे कराएं इलाज, अब तक नहीं मिली सरकारी मदद। सुबह से लेकर रात तक 60 से 70 रोटी खाने के बाद भी बार बार कमजोरी महसूस होने पर आईसीयू तक में भर्ती होकर उपचार करवाने के बाद बीमार रहने वाली इस अजीब प्रकार की बीमारी से राजगढ़ जिले के सुठालिया तहसील की एक विवाहित महिला परेशान है। उसकी इस अजीब प्रकार की बीमारी से जहां उसके ससुराल वाले परेशान हैं, तो वहीं मायके वाले भी परेशान हो रहे हैं। पहले ससुराल वालों ने राजस्थान के कोटा, झालावाड़, इंदौर, भोपाल, राजगढ़ व ब्यावरा में उपचार करवाया। इसके बाद फिर मायके वालों ने फिर कोटा एवं राजगढ़, ब्यावरा में उपचार करवाया, लेकिन आराम के नाम पर कुछ नहीं मिला। आज भी विवाहिता महिला रोजाना 60 से 70 रोटी खा रही है। उधर चिकित्सक डॉक्टर कोमल दांगी ने बताया कि महिला को साइक्रेटिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें दिमागी रूप से हो रही बीमारी में लगता है कि उसने खाना नहीं खाया। इस
अजीब बीमारी के चलते अब परिवार वाले भी आर्थिक तंगी में आ गए हैं। उपचार में अभी तक 5 से 7 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार राजगढ़ जिले के सुठौलिया कस्बे के पास नेवज गांव की रहने वाली मंजू पति राधेश्याम सौंधिया, जो 28 वर्ष की है, पहले स्वस्थ थी, लेकिन 3 साल पहले अजीब प्रकार की बीमारी से वह घिर गई। बीमारी से परेशान महिला मंजू के 2 संतान हैं। 3 साल पहले वह पूरी तरह से स्वस्थ थी और घर परिवार के कार्य करती थी, लेकिन जब से ये बीमारी हुई है उसके बाद से उसका जीना भी दूभर हो गया है। डॉक्टर श्री दांगी ने बताया कि ये महिला इस समय साइक्रेटिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी में लगता है कि उसने खाना नहीं खाया। अपने मन को शांत करने के लिए वह बार बार रोटी खाती है एवं पानी पीती है। श्री दांगी ने बताया कि उसे भोपाल में डॉक्टर RN साहू का पता दिया। बताया जा रहा है कि उक्त महिला जब भी दूसरी दवाएं खाती हैं तो उसको लूज मोशन की तकलीफ हो जाती है, इस कारण वह दवाई नहीं ले पा रही है। डॉक्टर कोमल दांगी ने बीमारी से पीड़ित महिला के परिवार वालों को बताया कि आप उसकी रोटी खाने की आदत को छुड़वाएं। यदि वह रोटी मांगे तो आप लोग उसको खिचड़ी, फल, फ्रूट और अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री दें, ताकि मानसिक रूप से उसकी आदत में सुधार हो। इलाज करवाते हुए आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली। अब उपचार करवाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। मदद मिलने पर ही अब उपचार संभव है। डॉक्टर कहते हैं कि मानसिक बीमारी है। हमने मानसिक डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन वह कहते हैं कि कोई मानसिक बीमारी नहीं है। क्या नाम है आपका? चंदर सिंह। चंदर सिंह जी, आपकी बहन को क्या हो रहा है? ये रोटी खाती है, पानी पीती है। रोटी खाती है, पानी पीती है। पानी पीती है? कितनी रोटी खा लेती है? ये 20 से 40-50 तक रोटी खा जाती है। खा जाती है मतलब एक ही टाइम खाती है? दिन भर? नहीं, दिन भर खाती रहती है। कहाँ इलाज कराया? आप डॉक्टर को बताया आपने? बताया, कोटा, झालावाड़, इंदौर, भोपाल, राजगढ़, ब्यावरा। और कहाँ बताया? और यहीं पे दिखाया। फिर डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? डॉक्टर बोलते हैं वो मानसिक संतुलन, वो मानसिक डॉक्टर को दिखाओ। मानसिक डॉक्टर बोलते हैं उसको मानसिक कोई बीमारी नहीं। फिर गए घर पे ही है। अच्छा, अब इलाज करा के थक गए हैं। अब पैसे भी नहीं है तो अब इलाज भी कहाँ से करवाएं। कोई सरकारी मदद मिली आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली। कोई सरकारी मदद नहीं। कोई मेडिकल टीम वगैरह कोई पहुंची है घर पे? नहीं, कोई भी नहीं आई अभी तक। अच्छा, करीब कितने साल से बीमारी है आपकी बहन? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कैसे क्या बीमारी हुई थी ये टाइफाइड से चल रही थी। फिर अब आगे धीरे धीरे खाने पीने लग गई। कितना खा लेती है लगभग? किसी दिन तो 20, 25, 30, 40, 50, 60 तक पहुंच जा। किसी दिन 60 तक पहुंच जाती है। 60 रोट। आपकी बहन का जो बीमार है? मंजू। मंजू सौंधिया। मंजू सौंधिया। और कोई सरकारी मदद मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। नहीं मिली। कोई शादी हो गई इनकी? शादी होगी, एक बच्चों एक बच्ची। एक बच्चों एक बच्ची। अच्छा, तो कितने साल के? बच्ची 6ठा साल जा रही है, बच्चे को 4था साल लग गया। अच्छा, दोनों बच्चे कहाँ हैं? ससुराल में ही। कहाँ शादी हुई? सिंगापुरा। तो बहन आपके पास है? नहीं, वहाँ पे भी जाती आती है। वो भी ले जाते हैं, वो भी करवा रहे हैं। मतलब तो परेशान हो गए आप लोग? परेशान हो गए। वो भी उन्होंने करवाया बहुत इलाज। और आपने अब आप करा रहे हैं? अब हम करा रहे हैं। आप कितने साल से कर रहे हो? जब से करा रहे हैं। वहाँ रहती है तो करवाते हैं, यहाँ रहती है तो मैं करवाता हूँ। मतलब पैसा लगा के? हाँ। कितना रुपए लग गया होगा अभी तक आपको? अभी तक 6-7 लाख रुपए हो गए। मतलब अब किस स्थिति में हो? अब घर पे रख रखी, अब कहीं करा था। अब वो अच्छी नहीं हो तो कहीं करा हूँ। मतलब पैसा खत्म हो गया? हाँ हाँ। सर, नेवज गांव की एक महिला है जिसका ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं। वो खाना खाती है, जब उसको पूरा ध्यान नहीं रखता है, खाना खाई जाती है और काफ़ी कमज़ोर है। क्या बीमारी है, वो कब से वो बीमार है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसके घर वालों ने करीब इंदौर, कोटा, झालावाड़ सभी जगह इलाज कराया है। ये जो महिला है, यंग महिला है, ये मेरे पास 6 महीने पहले आई थी। और 6 महीने पहले ये इसीलिए लाए थे कि इनको बहुत घबराहट हो रही है और कमजोरी लग रही है।
तो मैंने देखा कि हमेशा ये मुंह में रोटी रखती थी। तो इनको यहाँ एडमिट करा एक दिन, इसलिए कि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी उसको। बाद में हमने पाया कि इसको ईटिंग डिसऑर्डर है, एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट जो है एक तरह की साइकेट्री डिसऑर्डर है ये, जिसमें पेशेंट को फीलिंग होती है कि अर्ज होती है कि मैं खाऊं, तो वो मुंह में रोटी हमेशा रखती है। घर वालों ने बताया कि लगभग 50 से 60 रोटी ये दिन भर में खाती है, पानी भी खूब पीती है, इसके अलावा वो पेशेंट कुछ नहीं खाती है। तो मैंने इसका इलाज करने के बाद में मैंने इसको एडवाइस करा कि आप एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो ये भोपाल में 2 दिन बाद साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए, डॉक्टर RN साहू। फिर उन्होंने वहां पर इसको ईटिंग डिसऑर्डर करके डायग्नोस करा और कुछ दवाइयां दी, लेकिन उस दवाइयों से भी उसको इतना फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर 2 बार और भी आई वो महिला मेरे पास, एडमिट तो नहीं किया, पर केवल एक ही कंप्लेन लेके आई कि मुझे वीकनेस है। बस वीकनेस की वजह से हम लोगों ने कुछ उसका IV ड्रिप वगैरह ट्रीटमेंट किया, और फिर हमने यही सलाह दी कि आप एक बार इनको आप छोड़ के तो देखो। दूसरा ये है कि दवाई ये खाती है तो बोलती है कि लूज मोशन हो जाते हैं मुझे, तो दवाइयाँ भी नहीं खाती है ये, केवल ये बस आती है, ड्रिप लगवा लेती है, मल्टीविटामिन वगैरह लगवा लेती है, उससे कमजोरी थोड़ी दूर हो जाती है। और दवाइयाँ भी साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजा है, लेकिन दवाई नहीं खाती है, बोली दवाई खा लेती हूँ मैं तो मुझे दस्त लग जाते हैं। करीब 3 साल से मैं इलाज करा रही है। कई जगहों पर। हाँ, कई जगहों पे। और ठीक ये जो बीमारी है इसका इलाज है या नहीं इलाज? नहीं, इसका इलाज घर वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका एक्सपोजर करें। आप इनको रोटी दे ही ना, देखते हैं कि शरीर में क्या लक्षण आते हैं कि भाई अगर रोटी खा रही है तो उनको एक्सपोज करें कि जो चीज कर रही है उसको ना करने दे, है ना, और कुछ दवाइयों पे रखें। रोटी के अलावा क्या दिया जाए? रोटी के अलावा आप और भी चीजें दे सकते हो, है ना, दही खिचड़ी दे सकते हो, दाल चावल दे सकते हो, सब्जियां दे सकते हो, फल फ्रूट दे सकते हो। पर वो मुंह में ही रखती है रोटी हमेशा, मतलब मुंह में जब तक सोती है तब बस, जब वो सोती है उसी टाइम पे वो रोटी नहीं खाती है, बाकी वो हमेशा मुंह में रखती है रोटियां। ये अर्ज है एक तरह से करने की, अर्ज टाइप की, उसे उसी में संतुष्टि मिलती है कि मैं रोटी अगर मुंह में रखी है तो वो संतुष्ट है, ऐसा लगता है उसको। अगर मुंह में नहीं रखी है तो मतलब मैं वापस रखना ही है उसको, तो ये अर्ज है ये। रतलाम बढ़ावदा नगर में प्रस्तावित बगीचे की जगह को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद ने अब ऐसा रूप ले लिया है कि नगर परिषद अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ नगरवासी सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का आरोप है कि नगर के समाजसेवी व्यक्तियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जिससे सर्व समाज में भारी आक्रोश है। दरअसल नगर में बगीचा बनाने का प्रस्ताव पहले हनुमानगढ़ी क्षेत्र में था, जो कि नगरवासियों की आस्था का केंद्र और एक उभरता पर्यटन स्थल है। लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव को बदलते हुए बगीचा शमशान घाट के पास बनवाने का निर्णय लिया, जिससे लोगों में असंतोष फैल गया। विशेष बात यह है कि नगर परिषद भाजपा के नेतृत्व में है, लेकिन भाजपा के ही कई कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों को इसके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि अब तक नगर के कई नागरिकों पर झूठी FIR दर्ज करवाने का मामला सामने आया है, जिनमें कई समाज सेवी शामिल हैं। इस अन्याय के विरोध में नगर के सर्व समाज के लोग एकत्र होकर मंदिर परिसर में जुटे और रैली के रूप में थाने पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन किया गया। बाद में आलोट SDOP पल्लवी गौर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि 6 निर्दोष व्यक्तियों को जांच के बाद मामले से बाहर किया जाए। पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं लोगों ने यह भी स्पष्ट मांग रखी कि बगीचा हनुमानगढ़ी पर ही बनाया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित हो रहा है। नगर परिषद जिस स्थान पर बगीचा बना रही है, वहाँ पहले से कई मकान बने हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है, जिसका भी लोगों ने विरोध किया है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि बगीचा हनुमानगढ़ी पर नहीं बनाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रतलाम से पवन धाकड़ की खास रिपोर्ट। ये मामला है कि बढ़ावदा नगर के नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमावत द्वारा यहाँ के 6 युवाओं जो धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर बार बार झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। पूर्व में भी उनके ऊपर लूट के और गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। इस बार भी उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति घटना करके जाता है, और वो हमारे 6 व्यक्ति नागेश, अजय, केशव, रविराज, श्याम, नरसिंह, इन लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया कि इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी, जबकि जो मारपीट करने वाले असली आरोपी थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बावजूद
पुलिस राजनीतिक दबाव और नगरपालिका अध्यक्ष राजन कुमावत के दबाव में आकर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी और मुकदमा दर्ज किया। तो हमारी आज सर्व हिंदू समाज यहाँ आया और हमारी ये मांग है कि इन 6 युवाओं पर लगे जो गंभीर धाराओं में मुकदमा है वो मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो सर्व हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। उसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया, 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने में हम जांच कर रहे हैं। 1 महीने में जांच के बाद हम इनको निर्दोष करेंगे और जांच में हम इसको बाइज्जत बरी करेंगे इनको। अच्छा सर, बात करें कि प्रशासन 3 महीने बाद नहीं उसका आपको निराकरण नहीं निकालेगा, क्या आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल सर, अगर हमारा जो प्रशासन ने समय मांगा उस समय में अगर प्रशासन हमें संतुष्ट नहीं करता है और हमारे युवाओं को इस मुकदमे से बाहर नहीं करता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करना है भूख हड़ताल करेंगे, चाहे जो भी करना होगा लेकिन हम करेंगे। लेकिन बार बार हम हमारे युवा साथियों पर इस तरह के झूठे मुकदमे सहन नहीं करेंगे। हिंदू की बात करें तो यहाँ बहुत दूर दूर से हिंदू पहुँचे हैं, क्या कहना है उसके बारे में आप? बिल्कुल साहब, यहाँ लगभग सभी तरफ से जो हिंदू संगठन है उनके कार्यकर्ता भी पहुँचे हैं। आज मैं खारोल समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, खारोल समाज की तरफ से मैं पहुँचा हूँ। कुमावत समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी पहुँचे हैं। अन्य टेलर समाज के जो भी हैं वो सब यहाँ पहुँचे हैं और सभी ने अपनी बात रखी है। सर, हनुमानगढ़ी की बात करें तो उसके लिए भी आप बात कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हनुमानगढ़ी जो यहाँ के युवाओं की एक पहल थी, आज यहाँ के युवाओं ने हनुमानगढ़ी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया और बड़ौदा नगर के लिए एक शान का विषय है कि हनुमानगढ़ी आज इतनी बढ़िया विकसित हुई है। और यहाँ जो बगीचा पास हुआ था वो पूर्व में हनुमानगढ़ी के लिए पास हुआ था और यहाँ के युवाओं की यही मांग है कि जो बगीचा जहाँ के लिए हुआ वो बगीचा वहाँ बने। लेकिन राजन कुमावत अपने निजी स्वार्थ के लिए उस बगीचे को कहीं और बनाना चाह रहे हैं और उसी बगीचे के विवाद की रंजिश रखते हुए इन युवाओं को बार बार टारगेट किया जाता है और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। नवीन खारोल, नीमच। बड़ौदा थाना क्षेत्र का मामला है। उनकी 2 मांगे थी, 2 चीज़ों को लेकर ज्ञापन दिया है। एक उन्होंने जो मंदिर के पास जो बगीचा बन रहा है उसको लेकर उन्हें तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। उसके साथ ही एक बड़ौदा में पिछले कुछ महीने पूर्व एक अपराध की कायमी हुई थी, FIR हुई थी। इसमें 6 लोग नामजद FIR थी और 6 लोग जो है कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी बनाए गए थे। तो इन लोगों की ये मांग थी कि जो 6 आरोपी जिनकी नामजद FIR हुई है उन पर झूठी FIR हुई है। तो इसमें अभी 173(8) में चालान पेश कर दिया गया है और जो इनकी मांगे थी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो कि ये लोग उसमें उपस्थित थे या नहीं थे, तो उसकी निष्पक्ष जांच का इनको आश्वासन दिया गया है। अब SP साहब निर्धारित करेंगे कि इसकी आगे की जांच कौन करेगा। उस आधार पर ये लोग माने हैं कि इनको बड़ौदा थाने वाले से जांच नहीं करवानी है, कहीं और से जांच करवानी है।